24 जून को आयोजित होने वाली श्रम निरीक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत श्रम विभाग से संबंधित पूछे जाने वाली जानकारियों के संभावित उत्तर मैं आपसे इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाला हूं। एक एनालिसिस हम करेंगे, आंसर की देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो मेरा एनालिसिस होगा ये प्रश्न पत्र सेट डी को लेकर होगा। आप अपने सेट के अनुसार क्वेश्चन के ऑर्डर देख लें। ये मेरा जो होने वाला है ये होने वाला है सेट डी। तो प्रश्नों को आप देखते हुए उसके आंसर में मिलान कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए पार्ट 4 के अंतर्गत ये सारे प्रश्न थे। ये 136 क्रमांक का प्रश्न पहले डिस्कस कर लेते हैं। कुल 15 प्रश्न हमें श्रम विभाग के संबंध में पूछे गए थे। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, वेतन संहिता के अनुसार एक कर्मचारी के 1 महीने के वेतन से अधिकतम कितने प्रतिशत की कटौती की जा सकती है या अनुमति है। ठीक है, किसी भी एम्प्लॉयर के द्वारा, नियोक्ता के द्वारा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो अधिकतम कटौती होती है, ये बात कर रहे हैं वेतन संहिता 2019 के अनुसार। ठीक है, वेतन संहिता 2019 के अनुसार अधिकतम कटौती जो होगी वो होगी 50%, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है, वेतन का अधिकतम 50% ही कटौती की जा सकती है। वेतन संहिता 2019 में इसका वर्णन है। आगे बढ़ जाएं। अगला प्रश्न अगर देखें 137, भारत संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान निर्वाह मजदूरी की अवधारणा से संबंधित है। तो ये जो पूछा जा रहा है ये कहाँ से पूछा रहा है, संविधान के कौन से भाग से पूछा जा रहा है। तो आपको बेसिकली संविधान से संबंधित प्रावधान देखने थे जो श्रम से रिलेटेड हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर बात की जा रही है निर्वाह मजदूरी, मतलब अनुच्छेद 36 से 51 DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व, यहां से ये प्रश्न लिया गया, नीति निदेशक तत्व। और जहां पर निर्वाह मजदूरी की अगर बात की जा रही है तो हम अनुच्छेद की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 43। इस अनुच्छेद 43 में पूरा क्या वर्णन है, राज्य के सभी कर्मकारों को निर्वाह योग्य मजदूरी एवं एक अच्छी उचित जीवन स्तर को सुनिश्चित करना। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 43 कहता है राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 43, प्रश्न क्रमांक 137। ठीक है, तो निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आइए 138 क्रमांक का प्रश्न अगर देखें यहाँ पर आप, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये कहा गया कि एक महिला जो सेवा में है, ठीक है, को बच्चे के जन्म की सुविधा के लिए, ठीक है, मतलब ये बात हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान, कोई भी अगर महिला कर्मचारी है जो कहीं पर काम कर रही है तो उसकी सुविधा को लेके जो भी उनको तकलीफें आती है उसके संबंध में कोई भी एम्प्लॉयर है, नियोक्ता है, उसे क्या करना चाहिए, उसका क्या एक तरीके से दायित्व बनता है, उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एक महिला जो सेवा में है को बच्चे के जन्म की सुविधा के लिए जो कुछ भी आवश्यकता है, नियोक्ता को मतलब एम्प्लॉयर को जो नौकरी दे रहा है उसके प्रति विचारशील और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए और उन शारीरिक कठिनाइयों का भी एहसास होना चाहिए जो एक महिला को, कामकाजी महिला को गर्भ में बच्चे को ले जाने या बच्चे के जन्म के बाद उसका पालन पोषण करने के समय कार्यस्थल पर अपने कर्तव्यों का पालन करने समय परेशानी होगी। ठीक है, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था या वर्डिक्ट दिया गया था, ये कौन से केस में दिया गया था। 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, कॉक्स एंड किंग्स एजेंट लिमिटेड बनाम उसके कामगार, नागपुर शहर कॉर्पोरेशन बनाम उसके कर्मचारियों, दिल्ली नगर निगम बनाम महिला कर्मचारी मस्टर रोल, महालक्ष्मी कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम उसके कामगार। ठीक है, तो ध्यान रखें इसका आंसर होगा दिल्ली नगर निगम बनाम महिला कर्मचारी मस्टर रोल। देखिए इसमें क्या हुआ कि मस्टर रोल किसको बोलते हैं, जो दैनिक वेतन पर आधारित कुछ नौकरियां होती है, दैनिक वेतन पर आधारित ऐसे मतलब कर्मचारी जिनको दैनिक आधार पर वेतन दिए जाते हैं, तो उनको जो है ये मैटरनिटी जो फैसिलिटी होती है काम करने के दौरान, जो मैटरनिटी लीव होती है या अन्य फैसिलिटी होती है वो नहीं दिया जा रहा था। तो इनकी तरफ से मतलब एक तरीके से केस फाइल किया गया। ठीक है, और वो था दिल्ली नगर निगम के विरुद्ध। दिल्ली नगर निगम ने ये मना कर दिया था कि जो दैनिक उपभोगी कर्मचारी है उनको ये फैसिलिटी जो है, महिला कर्मचारी उनको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो मस्टर रोल मतलब दैनिक जो वेतन पर आधारित कर्मचारी होते हैं उनको कहते हैं मस्टर रोल। ठीक है, तो ये दिल्ली नगर निगम बनाम महिला कर्मचारी मस्टर रोल का ये एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वो कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 139वां प्रश्न, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य की दशाओं संहिता 2020 ने संयोजित किया है किसे। ठीक है, तो बहुत सारे जो आपके कानून है श्रम संबंधी उसमें संशोधन बार बार होते रहे हैं।
तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की दशा 2020 ने किसको संयोजित कर लिया। तो देखो सबसे पहले ये जो आपका दिख रहा है व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की दशा संबंधी संहिता, ठीक है, तो इसमें वो सारे क्षेत्र इंक्लूडेड थे जहां पर काम करने में कर्मचारियों को कामगारों को खतरा होता है, खतरा, ठीक है, जैसे कारखाने हो गए, ठीक है, ऐसी सब जगह जहां पर रिस्क होता है, खदान हो गए। लेकिन इसमें समाहित किया गया, देखिए एक तो ठेका श्रम को, ठेका श्रम जिसको बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ठीक है, विनिमय और उन्मूलन अधिनियम 1970 को इसमें शामिल कर लिया गया, इसके अंतर्गत आएंगे। और साथ ही साथ जो भी निर्माण संबंधी कारीगर होंगे, निर्माण संबंधी मतलब कंस्ट्रक्शन संबंधी, मतलब भवन और अन्य निर्माण श्रमिक जो रोजगार और सेवा शर्तों के विनिमय, मतलब एक विनिमय कानून के अधिनियम 1996 के तहत आते हैं, उसको भी इस कानून के अंतर्गत संयोजित कर लिया गया है। तो ए और बी दोनों सही है, मतलब आंसर हो जाएगा इसका सी, ए और बी दोनों सही है, दोनों को समाहित कर लिया गया है इसमें, ठीक है। तो ठेका मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल जो लेबर है वो, उसके अलावा जो निर्माण संबंधी कामगार हैं, श्रमिक है, उनको भी इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया। आंसर आएगा ए और बी दोनों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 140 देखते हैं। वेतन संहिता 2019 के अनुसार, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए वेतन संहिता से, ठीक है। तो वेतन संहिता 2019 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण संशोधन के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस श्रेणी के रोजगार पर विचार नहीं किया गया है, ध्यान रखें। सबसे पहले बात की जा रही है क्या, वेतन संहिता 2019 के अनुसार, ठीक है। तो ये जो आपको संहिता ही एकदम क्लियर होनी चाहिए थी। दूसरी बात, यहाँ पर बात की जा रही है क्या, न्यूनतम मजदूरी, ठीक है, न्यूनतम मजदूरी तय करना किस वर्ग के कामगारों के लिए, कुशल कर्मचारी, अकुशल, अर्धकुशल या पूरी तरह से कुशल, मतलब इसको बोलते हैं एक और नाम से उच्च कुशल, उच्च कुशल, हाईली स्किल्ड लेबर्स, उच्च कुशल, ठीक है। यहाँ पर लिखा है फुल्ली स्किल्ड एम्प्लॉय, मतलब इसको हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए न्यूनतम मजदूरी इतना देना ही पड़ेगा, ये ऐसे लोगों के अधिकार को सुनिश्चित करना होता है जिनके अधिकार को खतरा होता है, मतलब ऐसे लोग जो थोड़े से कुशल नहीं है या कुशल हैं लेकिन एकदम जो टैलेंटेड है, हाईली स्किल्ड है, उसके अधिकार की बात ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने स्किल के बलबूते अपनी जो बोल सकते हैं मजदूरी है या वेतन है उसको तो ले ही लेंगे, समझ रहे बात को। तो ये ऐसे वर्गों के अधिकार की बात कर रहा है जो थोड़े से कम स्किल्ड हैं, ठीक है, मतलब फुल्ली स्किल्ड नहीं है, हाईली स्किल्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर ए, बी और सी नहीं होगा, इसका आंसर होगा डी, पूरी तरीके से कुशल कर्मचारी, उच्च कुशल कर्मचारी, हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज या लेबर्स, ठीक है। क्या लिखा है, न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण संशोधन उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस श्रेणी के रोजगार पर विचार नहीं किया गया है। तो इनके लिए विचार नहीं किया गया क्योंकि हाईली स्किल्ड जो एम्प्लॉयज हैं उनको एनी हाउ कहीं ना कहीं से उनका पूरा वेतन, भत्ता, मजदूरी मिल जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ये इसके पीछे एक्सप्लेनेशन था। 141 की बात करें, वेतन संहिता की धारा 18, अब इतने डिटेल में गया, 18(1)(b) के अनुसार वेतन से कटौती के रूप में क्या नहीं माना जाएगा। ये अपने आप में थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न कह सकते हैं आप, लेकिन अगर वेतन संहिता पढ़ा जाए तो इस बात का भी वर्णन हमको मिलता है। यहाँ पर प्रॉपर धारा से भी प्रश्न पूछ लिए गए हैं, बहुत सारे कानून से संबंधित। देखो क्या लिखा है, कटौती के रूप में क्या नहीं माना जाएगा, मतलब अगर कुछ चीज कम किया जा रहा है तो उसको वेतन में कटौती नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो देखिए वेतन वृद्धि या पदोन्नति पर रोक कर देना, ये वेतन में कटौती नहीं मानी जाएगी, ये आंसर करेक्ट है। वेतन संहिता के अनुसार क्या चीज वेतन में कटौती नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर ये तो समान है, इसमें वेतन में कटौती क्यों बोलेंगे इसको, लेकिन वेतन में कटौती के संबंध में एकदम से वेतन में ही कटौती का आशय नहीं होता, बहुत सारी चीजों को कम करना भी हो सकता है, तो यहां पर यह डाउट पैदा होता है। तो वेतन वृद्धि को रोक देना मतलब इंक्रीमेंट रोक देना या फिर पदोन्नति प्रमोशन को रोक देना, ये वेतन कटौती नहीं मानी जाएगी। दूसरा, किसी निम्नतर समय मान या पद की कमी मतलब डिमोशन कर देना, इसको भी वेतन में कटौती नहीं माना जाएगा। देखो क्या है, वेतन कटौती के रूप में नहीं माना जाएगा, तो दोनों को वेतन कटौती के रूप में नहीं माना जाएगा। आंसर होगा ए और बी दोनों, आंसर होगा इसका सी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका सी, मतलब ए और बी दोनों करेक्ट है, तो आंसर इसका हमको लेना है सी, करेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं, आइए 142वां प्रश्न, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सी श्रम क्षेत्र से सीधे जुड़े नहीं है, ठीक है। श्रम क्षेत्र से कौन सा अनुच्छेद नहीं जुड़ा है, श्रम क्षेत्र से सीधे कौन सा अनुच्छेद नहीं जुड़ा है। नीति निर्देशक तत्व तो वही 36 से 51 की बात कर रहे हैं, तो देखिए कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है। ये 43 के बारे में हमने तो वर्णन देख ही लिया है, इसमें क्या है, निर्वाह योग्य मजदूरी एवं उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करना, तो ये तो मजदूरी या श्रम से रिलेटेड है ही, तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये
43A की बात कर लें तो क्या है, उद्योगों के प्रबंध में कामगारों का योगदान। उद्योग के प्रबंध में, उद्योग अगर कहीं पर स्टैब्लिश होता है उसमें कामगारों का योगदान, मतलब वहां पर श्रमिकों का योगदान होगा, तो ये भी श्रम से रिलेटेड है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। बचा 39 और 39A। ठीक है, 39 क्या कहता है, अनुच्छेद 39 कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। मतलब ये क्यों बोला गया, देखो बहुत सारे जगह पे अभी भी देखने को मिलता है एक प्रकार का काम है लेकिन पुरुष कर्मचारियों की सैलरी ज्यादा और महिला कर्मचारियों की सैलरी कम होती है, और ये बहुत पहले से चला आ रहा है और अभी भी चल रहा है। तो ये उस समय ये सुनिश्चित किया जाना था कि संविधान के द्वारा, भैया अगर एक प्रकार का काम है, समान कार्य है, तो उसके लिए पुरुष महिला या किसी भी वर्ग को एक प्रकार का वेतन देना चाहिए। तो समान कार्य के लिए सामान्य वेतन, मतलब एक तरीके से ये कार्य से ही संबंधित है, श्रम से ही संबंधित है। एक प्रकार का श्रम किया जा रहा है तो पुरुष और महिला को समान वेतन दिया जाएगा। तो आंसर ए भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है, बी 39A। 39A में क्या बोला गया है, कमजोर वर्गों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता। क्या लिखा है, निशुल्क कानूनी सहायता। बात समझ में आई। तो निशुल्क कानूनी सहायता के बारे में बोला गया है अनुच्छेद 39A में, जो श्रम क्षेत्र से सीधे नहीं जुड़ा है, कानूनी सहायता की बात कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 143, कितने श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में संहिताबद्ध किया गया है। तो ये बहुत ही फेमस है और बना दिया गया टोटल 4 कानून, सबको समाहित करते हुए टोटल बना दिया गया 4 कानून केवल। क्लियर है। चलिए, तो कितने श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में जोड़ दिया गया, तो इसका आंसर आएगा 29। इसका आंसर क्या आएगा, 29, डी, आंसर डी। 29 श्रम कानूनों को जोड़कर, मतलब एक में मर्ज करके 4 श्रम संहिता बना दिया गया। और वो 4 श्रम संहिता क्या है वो आपको अच्छे से पता है, जिसकी तैयारी आपने की है। तो 29, माफ करो 39 का होगा तो माफ करो, 29, ठीक है क्या, इसका आंसर होगा डी। 143 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट 144, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है। ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए कि 3 प्रकार की सूची होती है। सूची 7 भारतीय संविधान अनुसूचियां, अनुसूची क्रमांक 7, अनुसूची शेड्यूल 7 में सूची विभाजन है, मतलब कौन सी शक्ति केंद्र के पास होगी, कौन सी शक्ति राज्य के पास और कौन सी शक्ति दोनों के पास। जो शक्ति केंद्र के पास होगी उसको यूनियन लिस्ट के अंतर्गत रखा गया, केंद्र सूची के अंतर्गत रखा गया। जो शक्ति राज्य के पास होगी जिस विषय के संबंध में, उसे स्टेट लिस्ट मतलब राज्य सूची में रखा गया। और जो शक्ति या जो अधिकार जिस विषय के संबंध में दोनों के पास होगी, केंद्र और राज्य दोनों के पास होगी, जिस पे निर्णय लेने का अधिकार दोनों के पास होगा, उसे समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट में रखा गया। तो कंकरेंट लिस्ट में आने वाले श्रम संबंधी विषय पूछ दिए गए। तो मेरे ख्याल से अपने आप में ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बाकी आप लोग तय करेंगे, कमेंट करके बताइएगा। तो इसमें देखिए कि कौन सा विषय भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, ये आपको बताना है, तय कीजिए। खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनिमय, ठीक है, ट्रेड यूनियन, औद्योगिक श्रम विवाद, श्रम की व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण, और डी है कारखाना। तो इसमें आएगा कारखाना। कारखानों को समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया। बाकी ये 3 जो है, खान तेल क्षेत्र श्रम और सुरक्षा का विनिमय, ट्रेड यूनियन, औद्योगिक श्रम विवाद, श्रम की व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण, जिन भी छात्रों ने इसका आंसर दिया होगा उसका आंसर डी होगा। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। मतलब तीनों शामिल है समवर्ती सूची में, ए बी सी, डी शामिल नहीं है समवर्ती सूची में, कारखाना। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। 145, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षात्मक श्रम कानून का एक उदाहरण है। बहुत ही आसान प्रश्न इसको कह सकते हैं हम, सुरक्षात्मक श्रम कानून का एक उदाहरण है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन। ठीक है, तो इसका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा कारखाना अधिनियम 1948। कारखाना अधिनियम 1948, ये अपने आप में इजी प्रश्न है। क्लियर है क्या। चलिए आगे बढ़ जाए। ठीक है, 146वां प्रश्न पढ़िए। बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम 1946 में निम्नलिखित में से कौन
सप्रावधान किशोरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है, किशोरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित है। बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम 1986 की बात कर रहे हैं। तो धारा से प्रश्न है, इसमें डिफिकल्ट माने जा सकते हैं। धारा 10, धारा 11, धारा 12 और एक धारा 13 भी है मेरे ख्याल से, इसमें धारा 13 भी है जी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा धारा 13, जिसमें एग्जैक्ट वही शब्द दिए गए हैं जो ऊपर लिखे हैं। क्या? किशोरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित प्रावधान, धारा 13। कौन सा अधिनियम का? बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम 1986। धारा 13 में एग्जैक्टली दिया है किशोरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी प्रावधान। ये इसका आंसर होगा धारा 13, मतलब आंसर डी करेक्ट। इसका आंसर क्या होगा? आंसर डी। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आइए। छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत यहां पर एक शब्द दिया है, स्वैच्छिक अनुपालन योजना। अब ये डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? सुनिए, देखिए, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य श्रम विभाग द्वारा संचालित श्रम संबंधी योजनाओं को तो हमने अच्छे से पढ़ा, लेकिन ये जो योजना है ये अभी की नहीं है, ये योजना है 2015 की। ये योजना है 2015 की, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर वाइड रेंज में हमने कवर किया है सारी योजनाओं को, उन छात्रों से प्रश्न बने होंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत स्वैच्छिक अनुपालन योजना, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जा रहा है? कंप्लायंस स्कीम, वॉलेंट्री कंप्लायंस स्कीम, ठीक है। ये आपकी छत्तीसगढ़ की 2015 की योजना है, मतलब 2015 में अधिसूचित की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अधिसूचित, देखो योजना को अधिसूचित करने की बात की जा रही है ना, श्रम कानून के अंतर्गत अधिसूचित किया, मतलब एक कानून का हिस्सा बना दिया, ये बोल रहे हैं इस योजना को। 2015 में योजना थी, उसको अधिसूचित कर दिया, ये बोल रहे हैं। चलिए अगला 148वां प्रश्न, फिर से एक वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, उसको पहचाना है कि वो कौन सा केस है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस मामले में यह देखा गया जहां एक व्यक्ति किसी अन्य को वेतन के रूप में श्रम या सेवा प्रदान कर रहा है, न्यूनतम मजदूरी से कम है, अगर न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे रहा है, तो वह उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली श्रम या सेवा स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 23 के तहत मजबूरी से श्रम के शब्दों के परिधि और व्याप्ति में आता है। मतलब देखो अनुच्छेद 23 है क्या, फिर से हम नहीं, ये हम मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 23 की बात कर रहे हैं, मतलब हम मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 23 कहता है बालात श्रम, बालात श्रम मतलब मजबूरी से श्रम कराना, बंधुआ मजदूरी भी इसके अंतर्गत आता है। बालात श्रम मतलब मजबूरी से काम कराना। मजबूरी से काम किस दशा में हो सकता है? या तो आप किसी को काम करा रहे हो, पैसे नहीं दे रहे हो, या तो किसी से काम भी करा रहे हो तो उतने पैसे नहीं दे रहे हो जितना कम से कम होना ही चाहिए। तो अगर आप किसी को काम पे रख के उसको पैसे देते हो तो उतना देना जितना कम से कम तय है, ठीक है। अब ये कौन तय करता है? कानून तय करते हैं कितना कम से कम देना है। तो उतना भी नहीं देना मतलब सीधा सीधा क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 23 का वॉयलेशन हो जाएगा, अनुच्छेद 23 का हनन हो जाएगा। तो ये कौन सी केस में कहा गया? ये 4 ऑप्शन है, ये केस पढ़ लीजिए, ठीक है। कमानी मेटल्स एंड एलॉयज लिमिटेड बनाम उनके कार्यकर्ता पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एंड अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अन्य, ठीक है। विजय कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम अजमेर राज्य हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाम उसके कर्मचारी और अन्य, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आएगा पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ठीक है। इसका आंसर आएगा बी। क्लियर? आगे तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 149, बहुत ही अच्छा प्रश्न। मातृत्व लाभ अधिनियम को वर्ष 2017 में संशोधन किया गया था। अब उसमें संशोधन करके क्या किया गया था, ठीक है, क्या क्या मतलब ऐड किया गया था? चलिए इसकी बात कर लेते हैं। महिला कर्मचारियों के लिए वैतनिक मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी लीव जो बोलते हैं, पेड मैटरनिटी लीव, मतलब सैलरी दी जाएगी उसमें और लीव दिया जाएगा, इसे बढ़ाकर 12 हफ्ते से 26 हफ्ते कर दिए गए। 26 हफ्ते मतलब 6 महीने लगभग होते हैं, 6 महीने। तो 6 महीने का लीव दिया जाएगा मैटरनिटी लीव, और पेड रहेगा मतलब सैलरी मिलेगी। तो ये तो हम सभी जानते हैं और जानना चाहिए हर किसी को, चाहे अगर वो कानून नहीं भी पढ़ा है तो ये बात पता होती ही है लगभग, ठीक है। चलिए, जो मतलब एक तरीके से जहां पर महिला कर्मचारी हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको जनरली ये पता होता है कि 6 मंथ की मैटरनिटी लीव मिलती है। और ये जो है मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 में संशोधित किया गया। आंसर ए करेक्ट है, ठीक है। 6 मंथ की मैटरनिटी लीव मिलेगी। एक और बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट बात जाननी जरूरी है। मान लेते हैं मैटरनिटी लीव तो मिली, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप
मतलब किसी भी महिला कर्मचारी का जो बच्चा है वो हुआ, वो काफ़ी छोटा होता है, उसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे महिला का क्या, जो नौकरी में है, मैटरनिटी लीव तो खत्म हो जाएगी, उसके बाद भी बच्चा छोटा ही रहेगा ना, बच्चों की देखभाल तो मतलब करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर एक और बोल सकते हैं प्रावधान जोड़ा गया कि 50 से अधिक कर्मचारियों वाले जो भी प्रतिष्ठान या स्थापना होंगे वहां पर क्रैश की सुविधा होगी। क्रैच लिखा है, मतलब इसको क्रैश बोलते हैं जनरली। क्रैश की सुविधा होगी। क्रैश मतलब एक ऐसा व्यवस्था है किसी भी प्रतिष्ठान में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर कोई भी महिला कर्मचारी अपने छोटे बच्चे को ले जाकर वहां पर रख सकती है। तो उस बच्चे के देखभाल की व्यवस्था होती है वहां पर एक केयर टेकर होता है जो बच्चों की देखभाल करता है, वहां पर खेलने वगैरह की थोड़ी फैसिलिटी वगैरह होती है। तो ये क्रैश की फैसिलिटी इसको बोलते हैं। तो ये भी प्रावधान जोड़ा गया, मतलब ए और बी दोनों आंसर है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, दोनों प्रावधान जुड़ेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी। ए और बी दोनों आंसर है इसका। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। और लास्ट प्रश्न श्रम संबंधी जानकारी से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट, फिर से मातृत्व लाभ से संबंधित प्रश्न है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 जो पुराना अधिनियम था उसमें क्या लागू नहीं होता बोल रहे हैं, किस क्षेत्र में लागू नहीं होगा ये मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, किस में लागू नहीं होगा? हर स्थापना जो कारखाना, खान या उद्यान हो सरकार की संपत्ति में समेत सभी ऐसी स्थापनाओं के लिए लागू होगा। जी हाँ, लागू होगा, मतलब आंसर नहीं है, पूछा लागू नहीं होगा। ठीक है, हर उस प्रतिष्ठान में जहां पर व्यक्तियों को घुड़सवारी, कलाबाजी और अन्य प्रदर्शनों की प्रदर्शनी के लिए नियोजित किया जाता है, यहां पर भी ये लागू होगा, मतलब आंसर नहीं है। किसी भी कारखाने या अन्य प्रतिष्ठान के लिए जिस पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के प्रावधान फिलहाल लागू होते हैं, यहां पर ये मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 लागू नहीं होता है, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा सी। तो डी को पढ़ने की बात ही नहीं है, पढ़ भी सकते हैं, एक बार देख लीजिए एक बार। राज्य में दुकानों प्रतिष्ठानों के संबंध में उस समय लागू किसी भी कानून के अर्थ के भीतर हर दुकान पर, चलो छोड़ो, अब आंसर सी है तो ठीक है, सी है, पढ़ लिए। क्लियर, तो ये था श्रम संबंधी पूछे जाने वाली जानकारियां और उसके संबंध में आपका सॉल्यूशन और एनालिसिस, कुछ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी सभी सेक्शन के आपको आंसर की मिलते जाएंगे, अलग अलग सेक्शन के तौर पे हम देख रहे हैं, ताकि कल के दिन में आपको तकलीफ ना हो कि एक ही वीडियो बनाकर उसमें सभी सेक्शन के आंसर की बता दिए गए, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है ढूंढना। ठीक है, तो सेट डी हमारा एनालिसिस का एक पेपर है जिसमें हम अलग अलग सेक्शन को अलग अलग वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। आपको ऑलरेडी कंप्यूटर का दे दिया गया है, श्रम विभाग संबंधी जानकारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिल गई, और उसके अलावा जो है मैथ्स, रीजनिंग का, सामान्य अध्ययन का और इंग्लिश का भी वीडियो, एक्सप्लेनेशन वीडियो जल्द से जल्द मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।